की लैंग्वेज में इसे गैस लाइटिंग कहा जाता है। गैस लाइटिंग वर्ड एक गैस पाइपलाइन से जलते हुए लैंप से निकला था। पुराने टाइम में एक आदमी ने इस टेक्निक का इस्तेमाल अपनी वाइफ को पागल बनाने के लिए किया था। एक बड़े से घर में एक लेडी अकेली रहा करती थी और उसका हस्बैंड रोज रात को काम पर जाता था। एक रात उसकी वाइफ पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि उसके बेडरूम की रोशनी धीमी हो गई है और ऐसा रोज रात होने लगा। जब वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि शायद कल रात हमारे घर कोई आया था, वो रोशनी धीमी कर देता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन हस्बैंड उसकी बात को समझने की बजाय उसे कंफ्यूज कर देता है। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आजकल तुम फालतू की कहानी बनाने लगी हो, जबकि मैं हमेशा रोशनी को बराबर जलते हुए देखता हूँ। इस बात से वो लेडी कंफ्यूज हो गई और धीरे धीरे मानने लगती है कि मेरे घर में कोई आत्मा या चोर आता है। लेकिन ये साबित करने के लिए उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। मगर आखिर में पता चला कि उसका हस्बैंड रोज रात को आता था और चुपके से लाइट धीमी कर देता था ताकि वो वाइफ को कंफ्यूज करके मेंटली डिस्टर्ब कर सके। अब हम डार्क साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। आपने गैस लाइटिंग को समझ लिया है तो अब आप जान पाएंगे कि इसका इस्तेमाल कौन से लोग किस काम के लिए करते हैं और कैसे इस टेक्निक का यूज आप पर किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण होता है और आपको अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए। मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो आप गुलामी की जिंदगी जीने से बच जाएंगे। और लास्ट में मैं आपको 2 बुक्स के नाम बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप डार्क साइकोलॉजी को डीपली समझ पाएंगे। देखिए, साइकोलॉजी में हम इंसानों के बिहेवियर, थॉट और एक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस और कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है। क्या आपको पता है कि हम डेली बेसिस पर इन टेक्निक्स का शिकार बनते हैं जिनको सोसाइटी, पॉलिटिक्स, कमर्शियल इंटरनेट एड, मैनेजर, सेल्फिश फ्रेंड्स और टॉक्सिक लाइफ पार्टनर आपके खिलाफ यूज कर सकते हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना और समझना जरूरी हो जाता है। जरूरी इसलिए नहीं होना चाहिए ताकि आप किसी से अपना काम करवा सके या उसे बर्बाद करने पर उतर आए, बल्कि इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस के लिए करना चाहिए ताकि आपका कीमती वक्त, पैसा और लाइफ बर्बाद ना होने पाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे आपको गवर्नमेंट, फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती हैं ताकि आप उनके इशारों पर चलें और उनके प्रिंसिपल्स के मुताबिक अपनी लाइफ को जिएं। अब सवाल ये बनता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनको फायदा होता रहे। चलिए अब ये समझते हैं कि लोग डार्क साइकोलॉजी या गैस लाइटिंग का यूज एग्जैक्टली क्यों करते हैं। तो सबसे पहला रीजन है कंट्रोल करना। मान लेते हैं कि आपको आपके घर वाले एक बैंक अकाउंट दे देते हैं, लेकिन आपका बड़ा भाई बोलता है कि तुमने एटीएम तो अपने पास रख लिया है, लेकिन क्या तुम अपने पैसे मैनेज कर पाओगे? तुम्हें हर बार पैसे का हिसाब देना होगा। वैसे भी तुम्हारी कैलकुलेशन वीक है और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे। इससे आपका मोरल डाउन होना शुरू हो जाएगा और आपको खुद पर डाउट होने लगेगा, जिससे आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहेंगे जो आपको दी गई है। आपको लगेगा कि हाँ, शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने पास्ट में भी पैसे खो दिए थे, तो शायद इस काम के लिए मेरा बड़ा भाई ही बेहतर है। फिर इसके बाद आपका कंट्रोल आपके भाई के पास चला जाता है। दूसरा रीजन है सेल्फ एस्टीम को डाउन करना। मान लेते हैं कि क्लास टॉपर लड़की के पास एक लड़का आता है और कहता है कि इस क्लास में मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? फिर वो धीरे धीरे उसके नोट्स लेता है, उसको मूवी टिकट्स भेजकर डिस्टर्ब करने लगता है और उसका ध्यान पढ़ाई से हटा देता है, जबकि साथ ही साथ खुद टाइम से पढ़ता रहता है। फिर एग्जाम टाइम पर कहता है कि मैं तो टाइम पास कर रहा था, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब लड़की ने पढ़ाई भी नहीं की और इसके छोड़ जाने से वो वैसे भी दुखी है। ऐसे में लड़का इससे आकर कहता है इस बार तुम टॉपर नहीं बन पाओगी। इस तरह लड़की की सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है और वो गैसलाइटर लड़की को टॉपर बनने से रोककर उसकी सेल्फ एस्टीम को डाउन करने में कामयाब हो जाता है। तीसरा है पावर डायनेमिक। मेरे दोस्त के रिलेटिव को उसके बारे में एक बात पता चली थी कि वो एक ऐसा लड़का है जिसे पढ़ाई करना पसंद नहीं था, लेकिन दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में उसे एडमिशन मिल गया। ये जानने के बाद वो टॉक्सिक रिलेटिव बोलने लगते हैं क्योंकि एक गाँव का लड़का है, इसलिए इसके लिए इस जगह एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा और इसे अगर पढ़ाई करनी ही होती तो ये अपने स्टेट में भी पढ़ सकता है, इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है। देखिए, इसी तरह रिलेटिव सामने वाले के मोरल को डाउन करते हैं और कंट्रोल अपने पास बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनका बेटा नाम करे और आप पीछे रह जाएं, यानी कि वो पावर डायनेमिक का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ है इमोशनल मैनिपुलेशन। इलेक्शन से पहले कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चलती हैं और पार्टीज अपने कैंपेन में ऐसे कामों को अंजाम देती हैं जिससे पब्लिक को लगता है कि ये गवर्नमेंट देश के लोगों के लिए कुर्बानी दे रही है। इसके लिए गवर्नमेंट पहले कुछ ऐसा करवाती है जिससे पब्लिक में गुस्सा भड़के, जिससे जब भीड़ जमा होती है तो फिर पुलिस से लोगों को मार पड़ती है, मार खाने से खून बहता है और उनको सेफ रखने का लालच देकर पॉलिटिशियन और पब्लिक के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है। फिर वो इस बॉन्डिंग का 5 सालों तक इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद मासूम और अनजान लोग करप्ट गवर्नमेंट के सामने विक्टिम बन जाते हैं। फिर गवर्नमेंट कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो उनसे सवाल नहीं पूछती। पांचवा है डिफेंस मैकेनिज्म। मान लेते हैं कि एक बॉस आपको हमेशा कहता है कि आजकल जॉब्स की कमी हो गई है, जॉब्स मिलना बेहद मुश्किल हो गया है, मार्केट सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, कोई कितना भी कोशिश कर ले इससे बेहतर जॉब नहीं मिल पाएगी। सवाल ये है कि आपके बॉस ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग उनकी कंपनी को छोड़कर चले जाएं। वो सेल्फ डाउट क्रिएट करके आपसे कम सैलरी में काम करवाना चाहते हैं। अगर आपके साथ भी इन 5 चीजों में से कुछ
कुछ भी हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब डार्क साइकोलॉजी के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। इन रीजंस को समझने के बाद आपको पता चलेगा कि आप गैसलाइटिंग की निशानी पर हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि गैसलाइटर किस तरह आपको शिकार बना सकते हैं। पहले डिसमिसल और डिनाइल, जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि मुझसे पूछे बिना तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तो वाइफ बोलती है कि आप मुझ पर शक कर रहे हो, आप क्या चाहते हो कि मैं गुलाम की तरह जिंदगी जीऊं। मतलब वाइफ को अकेले घूमना पसंद है तो वो अपने हस्बैंड की बात को शक का बहाना लगाकर उसकी बात को डिनाई कर रही है। मतलब वो अपने हस्बैंड को विक्टिम बनाना चाहती है। दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं, आपके दोस्त ने आपसे लोन लिया था, लेकिन जब पैसे लौटाने की बात आई तो कहता है, भाई मैंने तुम्हें पैसे लौटा दिए थे, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है क्या, तुम्हें याद नहीं कि मैंने उस टाइम तुम्हारे बैग में पैसे रख दिए थे। यानी कि ये एक ऐसा इंसान है जो मुंह पर झूठ बोल रहा है। और तीसरा विदहोल्ड इन्फॉर्मेशन, पावर में रहने वाली गवर्नमेंट गैसलाइटिंग का भरपूर इस्तेमाल करती है। पहले पैसे खिलाकर मीडिया का कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है, फिर वो एक कम्युनिटी को टारगेट करती है और उनका इतिहास बताती है, लेकिन इतिहास में आधा झूठ बताती है। जैसे इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया था, वो लोग जालिम थे, अब हम पावर में हैं, तो हमें इनसे बदला लेना चाहिए। और आपको उस कम्युनिटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि गवर्नमेंट आधा सच तो ऐसे दिखाती है जैसे रियलिटी यही है और उसका दूसरा पहलू नहीं दिखता। अब सवाल ये निकल कर आता है कि हम और आप जैसे लोगों को इनसे बचने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए। इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना चाहिए कि गैस लाइटिंग का शिकार होने के बाद आप उन्हें कैसे पहचानेंगे, उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आप गैस लाइटिंग या डार्क साइकोलॉजी के शिकार हो रहे हैं। नंबर 1, अगर आपको अपने एक्शंस, काम और वे ऑफ थिंकिंग पर सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाए और आप सोचने लगे कि अब तक मैंने जो काम किया क्या वो वैलिड थे, क्या मैं अक्सर झूठ बोलता हूँ, क्या मैं निकम्मा हूँ, मुझे लगता है कि मैं इस चीज के लायक नहीं था। नंबर 2, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाए और उसका जिम्मेदार आपको बताया जाए, जैसे किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसके ड्रेस और नेचर पर कीचड़ उछाला जाता है। नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी और आपको सपोर्टिव लोगों से अलग कर दिया जाएगा। एक टाइम पर ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप पागल हो जाएंगे, आपकी मेंटल कैपेसिटी वीक होने लगेगी। आज के जमाने में गैस लाइटिंग का यूज सोसाइटी, पॉलिटिशियन और ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं और हम और आप इन तीनों के बीच रहते हैं। मतलब ये है कि आपके साथ ये टेक्निक आजमाई गई होगी, लेकिन आपको उसकी खबर नहीं थी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो इससे जुड़ी अपनी स्टोरी कमेंट में मेंशन करें, ताकि दूसरे लोगों को सबक मिले। और अगर नहीं हुआ है तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में हो जाए, तो ऐसे वक्त में आपको क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट ने 5 स्टेप्स बताए हैं। पहले मान लेते हैं कि आप इंडिया का क्रिकेट मैच देख रहे हैं और एक बॉल पर 6 रन की जरूरत है, लेकिन विराट कोहली उस बॉल पर आउट हो जाते हैं। तो आपके अंदर से आवाज आती है, काश मैं ग्राउंड पर होता तो मैं इंडिया को हारने नहीं देता। यानी उस वक्त आपके मन में इतना विश्वास पैदा हो जाता है कि आप खुद को विराट से बेहतर मानने की बात करने लगते हैं। यानी कि आपके अंदर की इनर पावर होती है जिस पर आपका विश्वास बना रहता है। इसलिए जब गैस लाइटर आपको शिकार बनाने की कोशिश करे तो आपको इनर पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने जमीर से पूछे कि क्या मैं सही बात कह रहा हूँ, और अपने अंदर की आवाज के रिस्पॉन्स को सुनकर सामने वाली आवाज को शांत कर दीजिए। अपने अंदर की आवाज या इनर सेल्फ पर भरोसा करें। कई बार झूठ इतनी बारीकी से गढ़ा जाता है कि वो सच लगने लगता है, लेकिन अंदर से एक लेवल पर क्या होना चाहिए क्या है और आपके सामने क्या ऑफर किया जा रहा है, आप इनके बीच चल रहे इम्बैलेंस को महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि सच्चाई को दिखाने के लिए कोई फिजिकल सिग्नल ना हो कि अरे कुछ गड़बड़ है, लेकिन आपको एहसास जरूर हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे टाइम में उन इमोशंस को रिजेक्ट करना और जो आपको बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना आसान लगता है। हो सकता है कि आप अंदर से आवाज सुनकर कुछ अलग करना ना चाहें, क्या इस डर से कहीं लोग आपको किसी गलत नजरिए से ना देखने लग जाएं। आप हार मान लेते हैं और उस अंदर की आवाज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ठीक कह रही थी। अपनी आवाज पर भरोसा करने के लिए टाइम के साथ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप छोटी और आसान चीजों पर खुद को ट्रेन करके इसकी शुरुआत करें। जैसे सुबह आप घर से ऑफिस के लिए निकल रहे हो, सीढ़ी से नीचे उतरने पर आपको अंदर से लगे कि यार मैं कुछ भूल गया हूँ, तो घर में जाकर एक बार देख लें। अचानक आपने बस किसी के बारे में सोचा हो और उसे कॉल करने की जरूरत महसूस हुई हो तो उसे कॉल कर लें। हालांकि एग्जाम्पल छोटे हैं और इनसे कोई बड़ा फायदा नहीं हो सकता, लेकिन ये आपके इनर सेल्फ में विश्वास पैदा करते हैं, ताकि जब सच में इस आवाज के डायरेक्शन की जरूरत हो तो आप बेहतर ढंग से समझ सके कि आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है और उस पर काम करना शुरू करें। अगर आप पहले से ही किसी ऐसी कंडीशन में हैं और आपके पास अपनी आवाज पर भरोसा मजबूत करने के लिए खुद को ट्रेन करने का टाइम नहीं है, तो उम्मीद ना खोएं। ध्यान रखें, माँ की तरह आपकी इनर वॉइस हमेशा आपका भला चाहती है, और जब तक आप जिंदा हैं आपके पास ये एक ऐसी गाइडेंस है जो आपको खुश और सिक्योर रहने में हेल्प करना चाहती है। ऐसे में बस ये समझने की कोशिश करें कि आपसे क्या कहना चाह रही है। ऐसी कंडीशन में यही सवाल पूछें और शुरुआत अपने आप से करें। ये जानने की कोशिश करें कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं। अपनी प्रेजेंट कंडीशन को देखें, पता लगाएं कि आप अब जिस तरह से फील करते हैं उससे खुश क्यों नहीं हैं। अपने आप से पूछें कि आप ऐसा फील क्यों करते हैं और देखें कि क्या आप अपनी फीलिंग्स के बारे में और
ज्यादा डिटेल में जान सकते हैं। जब हम खोया हुआ महसूस करते हैं तो फीलिंग एक गाइडेंस की तरह काम करती है। जब आप अपने मनचाहे जवाब खुशी खुशी पाने की कंडीशन में नहीं होते तो ऐसे में अपने बाहर देखें। अपने आप से बाहर देखने का मतलब ये नहीं है कि आपको उस इंसान के सामने खुद को जाहिर कर देना चाहिए जो आपके साथ डार्क साइकोलॉजी का खेल खेल रहा है। तुरंत अपने बचाव का सीधा रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि आप शिकारी को बचने और दूसरी चाल चलने का मौका दे सकते हैं, जिससे आपका डिसीजन उतना इफेक्टिव नहीं होगा और शायद आपको मनचाहे रिजल्ट ना मिल पाए। इसके बजाय उन लोगों से जुड़े जिन पर आप भरोसा करते हैं, ये जानने के बाद कि आप अभी ऐसी सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें लोग आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। अचानक ये डिसीजन लेना मुश्किल हो सकता है कि किस पर भरोसा किया जाए। ऐसे में किसी ऐसे इंसान के पास जाएं जिसका इस मैटर से बहुत कम या कोई पर्सनल लेना देना नहीं है। कोई ऐसा इंसान जो डायरेक्टली आपसे या इससे शामिल लोगों से जुड़ा नहीं है। इन लोगों के आपके साथ ईमानदार होने और ईमानदारी से सही राय देने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। जब आप सवाल पूछते हैं तो अगली जरूरी बात जवाब सुनना है। ये कुछ हद तक थोड़ा पागलपन सा लग सकता है। आपको अपने आप से जवाब मिलने कैसे शुरू हो जाएंगे। रियलिटी ये है कि हमारा सेल्फ डिसेप्शन हमें मिलने वाले जवाब के बारे में सिलेक्टिव बना देता है। हम अपने आप से कहते हैं कि हम सुन रहे हैं, लेकिन रियलिटी में सिर्फ उन जवाबों पर ध्यान दे रहे होते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, बजाय उन पर जो हमें सच में मिल रहे हैं। रियल लिसनिंग के लिए कुछ अलगाव या डिटैचमेंट की फीलिंग की जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए आपको रियलिटी से नहीं बल्कि खुद को अपनी फीलिंग से अलग करने की जरूरत है। फीलिंग से आपका डिटैचमेंट आपको अगले स्टेप की तरफ ले जाएगा, जिससे नई इन्फॉर्मेशन को फैक्ट के साथ प्रोसेस करके समझना आसान हो जाएगा। जैसे अचानक से एक दिन आपको पता चलता है कि आपकी गर्लफ्रेंड इतने टाइम से आपको चीट कर रही थी, तो ऐसे में इमोशनल होकर हताश ना हो, बल्कि फैक्ट के साथ देखें कि क्या उसने सच में ऐसा किया भी है या आपको सिर्फ गलतफहमी हो रही है। अगर किया है तो फैक्ट डिसाइड करें कि आपको उसके साथ रहना है या नहीं। साथ रहते हैं तो क्या फायदे और नुकसान हैं। छोड़कर अकेले रहते हैं और किसी लॉयल लड़की का वेट करते हैं तो क्या सिचुएशन आएंगी और आप इन्हें मैनेज कैसे करेंगे। इनकी प्लानिंग करें और आगे बढ़े। इलॉजिकली काम करने से सिचुएशन पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकती है। ये सभी फीलिंग्स को भरने और सरफेस पर लाकर खराब फीलिंग को बाहर निकालने को बहुत कठिन बना देता है। जब सच्चाई का सामना होता है तो आपका इलॉजिकल हिस्सा ये चाहता है कि आप सब कुछ बर्बाद कर दें। आपका गुस्सा आपको ऐसे कदम उठाने के लिए मोटिवेट कर सकता है जो शॉर्ट टर्म में आपकी फीलिंग को शांत करने में हेल्प करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उन पर पछतावा हो सकता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपनी फीलिंग को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइम उन फीलिंग के बेस पर काम ना करें। पहले सिचुएशन से डील करें, बाद में अपनी फीलिंग से। दूसरा, कंफ्यूजन में ऐसे लोगों से हेल्प लीजिए जिन्होंने पास्ट में आपका साथ दिया है, जिनकी सच्चाई, समझदारी और इंटेलिजेंस की मिसाल दी जाती है। अगर ऐसे लोग साथ नहीं है या नहीं मिलते हैं तो किसी बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना शुरू कर दें। बस याद रखें, किसी ऐसे इंसान के पास जाना बेहतर है जिसने कई बार साबित किया है कि वो आपका भला चाहता है। जब आपके पास जरूरी इन्फॉर्मेशन है कि कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो बिना वजह कोई मुश्किल खड़ी करने की कोशिश ना करें। लोग क्या कहेंगे इस डर से अपने लिए ठीक चीजें करने से पीछे ना हटे। आपको अपने अलावा किसी और को कुछ भी साबित नहीं करना है। दुनिया वही सोच सकती है जो वो सोचना चाहती है। अभी आपकी प्रायोरिटी उस सिचुएशन से बाहर आना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होना चाहिए। अगर आप खुद की सिचुएशन को संभाल सकते हैं तो हर हाल में संभालें। बस ये ध्यान रखें कि आप जो भी डिसीजन लें उसका गोल आपको उस जाल से बाहर निकालना है, ना कि दूसरे लोगों को अच्छा फील करवाना। जब आपके पास जरूरी हेल्प मौजूद हो तो अगला स्टेप मैनिपुलेटर का सामना करना है। मेरा सजेशन है कि आप इसके लिए जगह खुद से चुने। कोई ऐसी जगह चुने जिसके बारे में आप जानते हैं कि आपको बढ़त होगी। इसके लिए सावधानी से उसे पकड़ने के लिए अपनी तरफ से कुछ प्लान बनाएं। अगर क्रिमिनल साइबर वर्ल्ड में मौजूद है जिसने आपके पैसे ठगे हों तो पुलिस और रिलेटेड ऑफिसर्स को हेल्प लेने के लिए इन्वॉल्व करें। इसके अलावा कई ऐसे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन है जो इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स पर चेहरे की पहचान कर लेती है, तो इनका यूज करके उसकी आइडेंटिटी को सामने लाने की कोशिश करें। आपकी उसके साथ की गई बातचीत में उसकी असली पहचान के सुराग ढूंढे और जब आपके पास इनफ सबूत हो तभी उनका सामना करें। बेशक ऑफिसर्स के साथ होने के बाद फाइनली आप उसे पकड़ ही लेंगे, लेकिन अगर आपने पूरे सबूत और उसकी आइडेंटिटी की पहचान से पहले ऐसा करने की कोशिश की तो उसे भनक लग सकती है और उसे पकड़ने में ज्यादा टाइम लग सकता है। जब कोई ऐसा इंसान डार्क साइकोलॉजी का यूज करके आपका फायदा उठा रहा हो जो आपके करीब रहता है तो चीजें अलग ढंग से करें। अगर आपको किसी भी तरह से आपकी जान का खतरा है तो अकेले उस इंसान का मुकाबला ना करें। ऐसे रिलेशंस में अकेले कोई बहस करने से पूरी तरह से बचना ही सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको इससे मिलना ही हो तो ये पक्का करें कि आप अकेले मिलने ना जाएं। उन लोगों को इन्फॉर्म कर दें जो आपकी केयर करते हैं और मिलने के दौरान कम से कम एक इंसान आपके साथ मौजूद हो, क्योंकि सिक्योरिटी आपकी पहली जरूरत है। मैनिपुलेटर का सामना करके और इससे बचने के लिए जरूरी कदम उठाने के बाद तुरंत कुछ ऐसा करना शुरू कर दें जिससे वो आपको फिर कभी मैनिपुलेट ना कर सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितनी ज्यादा चोट पहुंचाई गई, छेड़छाड़ की गई या आपके साथ मिसबिहेव किया गया। उसे पकड़कर ना बैठे रहें, बल्कि इससे आगे बढ़े और उस धोखे से मिले अपने घाव को ठीक करने के लिए खुद को थोड़ा टाइम दे। ये फैक्ट है कि इमोशनल पेन्स लगभग कभी भी ठीक नहीं होते।
अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो इन पेन पर दूसरे घावों की तरह एक बेकार सी पपड़ी बन सकती है, जिससे याद आपके लिए उतनी ही पेनफुल बन जाएगी जितनी तब थी जब सच में आपके साथ ऐसा हो रहा था। इसलिए किसी कंसल्टेंट से बात करें, थेरेपी के लिए जाएं और जो भी आप अपने मूड को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं वो करें। हालांकि ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन लगातार इस तरह कदम उठाने से आप हर दिन अपने आप को पुराने दर्दों से आजाद करते रहेंगे और खुद को ऐसी पोजीशन में लाएंगे जिससे अब फिर से आपके साथ वैसा धोखा ना किया जा सके। तीसरा तरीका, अक्सर बेहतर लोग स्ट्रगल का सामना करने के बाद महान बनते हैं और स्ट्रगल से निकालने के रास्तों को किताबों में महफूज किया गया है, तो ऐसे टाइम में आप किताबों से हेल्प लीजिए। चौथा, ऐसे टाइम में एक हफ्ता, महीना या साल भर का ब्रेक लेना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। जब आप सिस्टम या मैट्रिक्स से बाहर निकल जाएंगे तो दुनिया को बाहर की नजर से देख पाएंगे। या आपको पता चल जाएगा कि कैसे और किस तरह लोग अपनी ईगो को खुश करने और बेनिफिट्स के लिए मैनिपुलेशन करते हैं। और आखिर में पांचवा, उन सब की एक लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। उनका नाम मेंशन करें जिनके एक्शन से गैस लाइटिंग का पता चला है, फिर चाहे वो कोई भी हो उनसे दूरी बना लीजिए। और इस दौरान खुद को डार्क साइकोलॉजी के बारे में एजुकेट करना सबसे बेहतर तरीका होगा, ताकि आपके पास इतनी नॉलेज हो जाए कि आप दुनिया के सामने विक्टिम की तरह पेश ना हो सके। क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तो नॉलेज आपका साथ देती है और फिर वही आपका सीधा रास्ता बताती है। और अगर नॉलेज ना हो तो आप गुमराह हो सकते हैं। तो 2 बुक्स और हैं जो आपको डार्क साइकोलॉजी को समझने में हेल्प करेंगी। द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बाय रॉबर्ट सियाल्दिनी। 48 लॉज ऑफ पावर की बुक समरी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप इन्फ्लुएंस की समरी भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, तो ये थी डार्क साइकोलॉजी की बुक समरी। आई होप इस वीडियो से आपको साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा और गैसलाइटिंग को भी आपने डिटेल में समझा होगा। आई जस्ट विश आप इसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में कर सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी गैसलाइटिंग का शिकार होने से बच सके। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर ऐसी कोई बुक है जिसकी बुक समरी आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो उसे कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।